बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी। आज हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर हैं 4, जिनमें से आज हम पहला फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग कैसे होती है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग से क्या मुराद है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग से मतलब ये है कि हमने ड्रग को एडमिनिस्टर किया किसी भी रूट के थ्रू, अब उसने साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड स्ट्रीम की तरफ जाना है। सिंपल ये है जी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आपने ड्रग को किसी भी रूट से दिया, ओरली दिया या उसको पेरेंट्रली दिया या उसको नेज़ल रूट से दिया, जिस रूट से भी दिया, अब उसने वहाँ से ब्लड स्ट्रीम में जाना है ताकि वो आगे बॉडी कंपार्टमेंट्स में जा सके, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, दूसरी चीज़ आ जाती है कि ये जो एब्जॉर्प्शन है इसका रेट और इसकी एफिकेसी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एब्जॉर्प्शन को स्लो या फास्ट कर सकती हैं। तो उनमें सबसे पहले आ जाते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट वो जहाँ पे ड्रग ने एब्जॉर्ब होना है। ठीक है, दूसरी चीज़ आ जाती है ड्रग के केमिकल करैक्टरिस्टिक कैसा है, वो सोलेबिलिटी उसकी क्या है, वाटर सोलेबल है, फैट सोलेबल है, क्या चीज़ है, वो आ जाती है इसकी दूसरी पॉइंट जो डिपेंड करती है जी, जिस पे हमारी डिपेंड करती है एब्जॉर्प्शन। तीसरा रेट आ जाता है जी, तीसरा जो पॉइंट है जिस पे हमारा रेट डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन का, वो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अच्छा जी, इसे ना हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है जी, बुक में भी दी हुई है। वो ये है कि एक कोई भी रैंडम ड्रग है, ए फॉर एग्जांपल ए ड्रग है। ठीक है, उसको आपने ओरली भी दिया, उसको आपने आईवी भी दिया। अब जो ओरली ड्रग आपने दी है वो उसने जाना है स्टमक में, उसने जाना है इंटेस्टाइन में, उसने जाना है फिर ब्लड में पहुँचेगी वो। ठीक है, जबकि जो आईवी आपने ड्रग दिया है वो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से डायरेक्टली उसका जो लिंक है वो कहाँ जा रहा है जी, ब्लड स्ट्रीम में, वो इंट्रोड्यूस ही ब्लड स्ट्रीम में हो रही है। ठीक है, तो जो जब हम कह रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन का मतलब है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड स्ट्रीम की तरफ जाना, तो जो ड्रग आईवी हमने दी है वो तो ऑलरेडी ब्लड स्ट्रीम में आ गई है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन 100% है। ठीक है, यानी कि उसकी एब्जॉर्प्शन कम नहीं हो सकती। लेकिन जो ड्रग हमने ओरली दी है जो जीआईटी के थ्रू जाएगी, उसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी एज़ कम्पेयर टू आईवी ड्रग। ठीक है जी, एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन हो गई। एब्जॉर्प्शन किस चीज़ पे डिपेंड करती है वो हो गया। अब हमने देखना है कि जो ड्रग्स हम जीआईटी के थ्रू दे रहे हैं, जो ओरली ड्रग दे रहे हैं, वो किन किन मैकेनिज़म्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, सबसे पहला उसके अंदर एक मैकेनिज़्म आ जाता है, उसका नाम है जी एक्टिव डिफ्यूजन। ठीक है, दूसरा मैकेनिज़्म है जी पैसिव डिफ्यूजन। एक और मैकेनिज़्म है उसका नाम है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और एक और जो दो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो है जी एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैसिव डिफ्यूजन की, फिर आसानी हो जाएगी एक्टिव डिफ्यूजन को समझने में, क्योंकि पैसिव डिफ्यूजन ज़रा आसान है। इसमें ये होता है कि जी ड्रग जो है उसने फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टुवर्ड अ रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन जाना है। ठीक है, एक जगह में फॉर एग्जांपल साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे ड्रग की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स ड्रग की कंसनट्रेशन कम है, अब उसने हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाना। ये है जी पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन में कोई कैरियर इन्वॉल्व नहीं है, कोई कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, दूसरा ये सैचुरेबल भी नहीं है। तीसरा इसमें कोई स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी नहीं है। ठीक है, तीन चीज़ें हो गई। अब जो मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स है ना वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू एक्सेस गेन करती हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर है और उसके अंदर वाटर चैनल्स या एक्वस चैनल्स या पोर्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर वेट जो है या उसका साइज़ जो है ड्रग का वो एक्सेप्टेबल है कि वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जा सकती है, तो वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू जाती है ज़्यादातर ड्रग्स। अगर वाटर सोलेबल है तो वाटर चैनल्स के थ्रू चली जाएंगी, अगर वो फैट सोलेबल है तो वो तो लिपिड बाइलेयर को ऑलरेडी क्रॉस कर सकती हैं, तो उसमें से चली जाएंगी। ये हो गई जी हमारी पैसिव डिफ्यूजन। दूसरी है जी हमारी एक्टिव डिफ्यूजन। एक्टिव डिफ्यूजन और पैसिव डिफ्यूजन। एक्टिव डिफ्यूजन में क्या होता है, एक्टिव डिफ्यूजन में हमारे पास ऐसे कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, ऐसे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारी ड्रग को, ऐसी ड्रग्स को जिनका केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो हमारे एंडोजिनस मॉलिक्यूल्स से मिलता जुलता है, उनको लेके सेल मेम्ब्रेन के अंदर लेके जाती हैं। ठीक है, और इन एक चीज़ ये होगी इसमें कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व है। ठीक है, दूसरा चीज़ ये है कि ये फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन टुवर्ड रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन ड्रग को लेके जा सकती है, क्योंकि ये एनर्जी डिपेंडेंट है। पैसिव डिफ्यूजन एनर्जी डिपेंडेंट नहीं था,
एक्टिव डिफ्यूजन एनर्जी डिपेंडेंट है। इसमें एटीपी के थ्रू ड्राइव फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन जाती है। ठीक है जी, ये चीज़ हो गई। और इसमें यह है कि क्योंकि इसमें कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं तो एक्टिव साइट अगर सारी ऑक्यूपाई हो जाएं तो सैचुरेशन भी हो जाएगी। ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन में सैचुरेशन नहीं है, एक्टिव डिफ्यूजन में सैचुरेशन है। और तीसरी चीज़ ये कि स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी, बिकॉज कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व है। अगर कोई ड्रग से सिमिलर एंडोजीनियस मॉलिक्यूल है और वो ज़्यादा मजबूत है तो भाई ड्रग पीछे रह जाएगी और एंडोजीनियस मॉलिक्यूल का प्रोटीन पकड़ के उसको सेल मेम्ब्रेन के अंदर ले जाएगा। ठीक है, तो एक्टिव डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व है, ये सैचुरेबल है और ये स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी शो करने की वजह से कम्पिटिटिवली इनहिबिटेड भी हो सकती है। ठीक है जी, लेकिन पैसिव डिफ्यूजन में ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रही है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है। अच्छा जी, अब तीसरी ये है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अच्छा, इन तीनों में ना आपने कंफ्यूज नहीं होना, एक्टिव, पैसिव और फैसिलिटेटेड। देखिए, पैसिव डिफ्यूजन की हमने बात की, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, कोई कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं है। एक्टिव डिफ्यूजन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेगा, लोअर से हायर की तरफ लेके जाएगा, कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व है। अब जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ना, इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा अगर किसी ड्रग का साइज़ बड़ा है, ठीक है, तो वो जाएगी फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन ऐसे ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन्स हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो आप ऐसे कन्फर्मेशनल चेंजेस लेकर आएंगे अपने अंदर के, वो उस ड्रग को उठा के सेल मेम्ब्रेन के अंदर ले आएंगे। ठीक है, सेल के अंदर लेकर आएंगे। इन कैरियर प्रोटीन की वजह से, क्योंकि ये कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व है तो इसमें सैचुरेशन भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ है जो एक्टिव डिफ्यूजन में है, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में नहीं है। एक्टिव डिफ्यूजन जो है उसमें एनर्जी डिपेंडेंट है। ठीक है, एनर्जी डिपेंडेंट है एक्टिव डिफ्यूजन, एटीपी के थ्रू अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ड्रग जा रही है। लेकिन जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इसमें कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व है लेकिन ये एनर्जी डिपेंडेंट नहीं है। ये फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ये ड्रग लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गई जी हमारी तीन। उसके बाद ये जो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस है ना, ये एक्सेप्शनली लार्ज जिनका मॉलिक्यूलर साइज होता है उन ड्रग्स के लिए ये यूज़ होती हैं, क्योंकि हमारे ऑलरेडी हमारी जो एंडोजीनियस मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं वो भी कई ऐसे हैं जो एक्सोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस के ज़रिए सेल के अंदर या सेल के बाहर जा रहे हैं। तो ऐसी कोई ड्रग जो बहुत ज़्यादा बड़ी है वो अगर एक्टिव या पैसिव से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू नहीं जा सकती तो एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जा सकती है। एंडोसाइटोसिस का मतलब है जी कि इनसाइड द सेल लेके आना, एंडो मीन्स इनसाइड एंड एक्सो मीन आउटसाइड। ठीक है जी, ये चीज़ हो गई। हमने डिस्कस कर लिया कि एब्जॉर्प्शन क्या है, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है और वो एब्जॉर्प्शन किन किन मैकेनिज़म्स के थ्रू ड्रग की हो सकती है। ठीक है जी, उसके बाद अब हमने डिस्कस करना है कि कैसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी एब्जॉर्प्शन और ड्रग पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं। कौन से जैसे फैक्टर? सबसे पहले पीएच। अच्छा, पीएच क्यों इफ़ेक्ट करता है? ठीक है, यानी कि किसी ड्रग का एसिडिक होना या किसी ड्रग का बेसिक होना हमारी ड्रग की एब्जॉर्प्शन को क्यों इफ़ेक्ट कर सकता है? देखिए, जो ड्रग ने ना, जो ड्रग जिसने अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन जाना है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये लिपिड बाइलेयर है, सेल मेम्ब्रेन, अब कोई ड्रग है उसने इसको क्रॉस करना है तो वो उसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। ड्रग अनचार्ज्ड होनी चाहिए, अनचार्ज ड्रग। ठीक है, ड्रग होनी चाहिए जी अनचार्ज, उसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो होती हैं वो या तो वीक एसिड्स होती हैं, ठीक है, वीक एसिड है या वो वीक बेस है। ठीक है, बेसिक ड्रग्स हैं या एसिडिक ड्रग्स हैं। ठीक है, अब हमने ये चीज़ पहले पढ़ ली, पता चल गई हमें कि ड्रग सिर्फ वो क्रॉस कर सकती है सेल मेम्ब्रेन को जो कि अनचार्ज्ड है, यानी कि जिसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है। अब क्या होता है कि अगर कोई एसिडिक ड्रग है, ठीक है, वो ऐसे इन्वायरमेंट में चली गई है जहाँ पे उसने अपना प्रोटॉन लूज़ कर लिया। ठीक है जी, अपना प्रोटॉन उसने लूज़ किया तो वो जो ड्रग है ना, एसिडिक ड्रग जो भी होगी, फॉर एग्जांपल ए ड्रग है, उसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, ये चार्ज हो गई है। अब ये जो ड्रग जो चार्ज हो गई है ये नहीं जा सकती, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी।
ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। इसी तरह जो बेसिक ड्रग है, अगर कोई फॉर एग्जांपल बेसिक ड्रग है कोई, ठीक है, ये प्रोटॉन लूज़ करने से पहले ठीक है, ठीक है, अगर वो अपना प्रोटॉन लूज़ कर देगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक तो हम इसको समझ लेते हैं। देखिए एसिडिक ड्रग जो है वो अगर अपना प्रोटॉन लूज़ कर रही है तो उसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज वाली ड्रग जो है ना वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रही। लेकिन जो बेसिक ड्रग है अगर वो अपनी ऐसे इन्वायरमेंट में चली गई जहाँ पे वो प्रोटॉन लूज़ कर रही है तो अब वो जो है ना वो अनचार्ज्ड हो गई है, ठीक है, यानी कि अगर एसिडिक ड्रग ने प्रोटॉन लूज़ किया तो वो चार्ज्ड हो जाएगी, लेकिन अगर बेसिक ड्रग अपना प्रोटॉन लूज़ कर रही तो वो अनचार्ज्ड होगी। तो अनचार्ज्ड फॉर्म जो है ना वो जा सकती है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। इसलिए हम देखते हैं एक चीज़, उसको बोलते हैं PKA, आयनाइजेशन कांस्टेंट। ड्रग का आयनाइजेशन कांस्टेंट कैसा है, ठीक है जी, ड्रग जो है यानी कि वो अनचार्ज्ड और चार्ज्ड फॉर्म में कितनी रहती है उसको कहते हैं PKA। ये चीज़ हमें बताती है कि ड्रग कितनी एसिडिक है कितनी बेसिक है। अगर किसी भी ड्रग का PKA कम है, PKA कम है तो वो एसिडिक ज़्यादा होगी, ठीक है, और अगर किसी का PKA ज़्यादा है तो वो बेसिक होंगे, ठीक है जी। ये दो चीज़ें हमें आ गई, ठीक है। इसमें जो समझने वाली बात वो ये है कि ड्रग्स जो हैं वो एसिडिक और बेसिक होती हैं, लेकिन अगर उनपे कोई चार्ज आ जाता है, जो ऐसे इन्वायरमेंट में चली गई हैं जहाँ पे वो चार्ज फॉर्म में कन्वर्ट हो गई हैं, तो फिर वो अगर एसिडिक है या बेसिक है वो क्रॉस नहीं कर पाएगी सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो ये है कि PKA हमें पता होना चाहिए, ठीक है, यानी कि आयनाइजेशन कांस्टेंट पता होना चाहिए, और दूसरा ये कि वो कैसा इन्वायरमेंट, स्ट्रेंथ कैसी है हमारे वीक एसिड की या वीक बेस की, ठीक है, एट द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि PKA। अब PKA पता होना चाहिए हमें, ठीक है, और दूसरा ये चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इस फैक्टर में वो ये कि अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग क्रॉस करेगी सेल मेम्ब्रेन को, तो ड्रग को अनआयनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हो गई। दूसरा आ गया जी ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो से मुराद ये है कि अगर किसी एरिया में ब्लड फ्लो ज़्यादा है तो अब्जॉर्प्शन ड्रग की ज़्यादा होगी, ठीक है। स्टमक के मुकाबले में जो हमारा इंटेस्टाइन है उसके ब्लड फ्लो ज़्यादा है, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ ड्रग स्टमक में नहीं एब्जॉर्ब होती, वो यहाँ से एब्जॉर्ब होती है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है जी। दूसरी तीसरी चीज़ आ गई टोटल सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ब्लड फ्लो के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्जॉर्प्शन, जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन। टोटल सरफेस एरिया भी जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन। तो इंटेस्टाइन में क्योंकि माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी, ब्रश बॉर्डर्स बोलते हैं जिनको, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इनकी जो एब्जॉर्प्शन होती है या इनका जो सरफेस हो रही थी वो स्टमक से बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ड्रग जो है वो ज़्यादा इंटेस्टाइन में जाती है एब्जॉर्ब होने के लिए, ठीक है जी। चौथी चीज़ आ गई हमारा कॉन्टैक्ट टाइम। GIT में वो कितना कॉन्टैक्ट टाइम है जी उसका। अगर कोई ऐसी बीमारी लग गई, ऐसी कोई आपने ऑलरेडी ड्रग ले रहे हैं जिससे आपकी GIT मूवमेंट ज़्यादा हो गई है, तो फिर ड्रग जो कोई और ड्रग आप ले रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, ठीक है। कॉन्टैक्ट टाइम नहीं है, अगर कम है, अगर फॉर एग्जांपल डायरिया हो गया अगर आपको, तो उसमें जो GIT मूवमेंट है वो ज़्यादा हो जाती है, तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। और इसी तरह अगर कॉन्टैक्ट टाइम बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, डिले हो गई है, आपकी जो मूवमेंट है वो बहुत कम हो रही है, तो फिर एब्जॉर्प्शन भी डिले हो जाएगी, ठीक है जी। ये चीज़ हो गई। अब पांचवी चीज़ आ गई आपके पास, वो है जी P ग्लाइकोप्रोटीन्स। अच्छा जी, P ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या? P ग्लाइकोप्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में ना, P ग्लाइकोप्रोटीन एक ऐसे क्या कहने चाहिए कि जी एक ऐसे ट्रांसपोर्टर्स है, ऐसे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हैं जो कि ऑलरेडी हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के जो सेल्स हैं ना उनमें ये एग्जिस्ट करती है। जैसे लिवर में प्रेजेंट है, किडनी में प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, ब्रेन में प्रेजेंट है, वहाँ पे इनका डिफरेंट फंक्शन है। मतलब कोई भी इंडोजीनियस जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको इनसाइड द सेल या आउटसाइड द सेल लेके आना जाना उनका ये काम है, ठीक है, P ग्लाइकोप्रोटीन्स का। अब अगर ये P ग्लाइकोप्रोटीन की एक्सप्रेशन किसी एरिया में ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल लिवर में अगर ज़्यादा है, वहाँ पर कोई ड्रग आ गई है तो वो ड्रग को वहाँ से पंप आउट कर देगा, ठीक है।
अगर फॉर एग्जांपल ड्रग लीवर में आके पी ग्लाइकोप्रोटीन के हाथ आ गई है तो वो ड्रग को उठा के बाल में फेंक देगा, ठीक है जी। किडनी में वो यूरिन में ले जाएगी। इसी तरह ब्रेन में अगर वो ड्रग पी ग्लाइकोप्रोटीन की एक्सप्रेशन वहाँ पे ज़्यादा है तो वो पंप बैक कर देगा आपकी ड्रग को ब्लड के अंदर, ठीक है। तो वो ड्रग एक्सेस जो है वो ब्रेन की तरफ नहीं होगा। अगर पी ग्लाइकोप्रोटीन जो है उसकी एक्सप्रेशन ज़्यादा है किसी एरिया में बॉडी के तो वहाँ पे अब्जॉर्प्शन कम होगी, ठीक है। सिंपल सी ये बात थी। आज के लिए मेरा ख्याल इतना ही काफ़ी है। हम आइंदा से देखेंगे अगला लेक्चर, एब्जॉर्प्शन को ये आगे लेके जाएंगे। बायो अवेलेबिलिटी हम पढ़ेंगे, बायो अवेलेबिलिटी क्या है इसके बारे में हम आइंदा आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।